बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मार्केट की बात ग्रो के साथ के एक और रोमांचक एपिसोड में। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट नीरज अरोड़ा। इससे पहले जो हमारे 2 एपिसोड्स आए थे उसमें हमने आप लोगों को मिलवाया सौरभ मुखर्जी जी से और साथ साथ में आपको मिलवाया शंकर शर्मा जी से, और दोनों ने अपने सालों के एक्सपीरियंस को हमारे साथ जो है वो शेयर किया और हमें सिखाया कि कैसे हम लोग जो है वो स्टॉक मार्केट में बने रह सकते हैं, कैसे हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर सकते हैं, कब हमें स्टॉक्स बेचने हैं, कब हमें स्टॉक्स नहीं बेचने हैं। अगर आपने अभी तक वो दोनों एपिसोड नहीं देखे, क्या कर रहे हो यार, आई बटन है उस पर जाओ, दोनों एपिसोड का लिंक आपको मिलेगा और आप वो एपिसोड देखिए। और आज के एपिसोड में हम लोग ऐसी और बहुत सारी बातें करने वाले हैं जिससे आप लोगों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से लेके कब स्टॉक मार्केट से एग्जिट करना है, इन सारी बातों पर बहुत सारा ज्ञान मिलेगा और प्रैक्टिकल सजेशंस मिलेंगे जिन्हें आप लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और एक अच्छे बढ़िया इन्वेस्टर बन सकते हैं और अपने लिए वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी पीस आपको इस वीडियो का अच्छा लगे वो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अपने विचार अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो को जब आप लाइक करते हैं हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम और अच्छे शोज आप लोगों के लिए लेके आए, आप लोगों से और अच्छी तरह से जुड़े। तो और ज्यादा इंतजार ना करवाते हुए इंट्रोड्यूस करते हैं आज के स्पेशल गेस्ट को। मार्केट की बात ग्रो के साथ में आज जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं उन्हें टीचिंग से खास लगाव है। इनका जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ और इन्होंने दुनिया में मशहूर 20 स्कूल्स में से एक INSEAD से अपना MBA किया। MBA के बाद कुछ साल इन्होंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बिताए, जिसके बाद इन्होंने अपनी हाई पेइंग जॉब को छोड़कर एक एंटरप्रेन्योर बनने का डिसीजन लिया। एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट से एंटरप्रेन्योरशिप और अब इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट फेमस कंटेंट क्रिएटर्स में से एक हमारे आज के गेस्ट इकोनॉमी, स्टॉक मार्केट्स, जॉब्स, एजुकेशन जैसे वेरी टॉपिक्स पर अपने व्यू शेयर करेंगे। अभी तक अगर आप गेस्ट नहीं कर पाए हैं तो हम आपको बता दें कि हम बात कर रहे हैं जाने माने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अक्षत श्रीवास्तव की। अक्षत एक फूडी है और वो ट्रैवलिंग में भी काफी दिलचस्पी रखते हैं। करेंगे उनके साथ मार्केट की बात और बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा, जिससे आपको मिलेगी हेल्प अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को सुधारने में। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। अक्षत, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ नीरज, थैंक यू, थैंक्स फॉर हैविंग मी। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया। और आपके आने से तो अब मुझे लग रहा है कि और मोटिवेटेड फील कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी नॉलेज जो है वो मिलने वाली है बहुत सारी बातों पे। तो बहुत सारे सवाल हैं, मार्केट की हालत इस समय हम सब लोग जानते हैं कि किस तरह जा रही है, तो उसी पे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे और मैं चाहूँगा कि आप बिल्कुल दिल खोल के अपने चित परिचित अंदाज में जवाब दें। तो सबसे पहला सवाल ये है कि ये इन्फ्लेशन को लेके, मतलब सबसे पहले तो लेमैन टर्म्स में इन्फ्लेशन को एक लेमैन को कैसे देखना चाहिए और उसके इम्पैक्ट को कैसे जो है असेस करना चाहिए करंट मार्केट सिचुएशन पे। सो इन्फ्लेशन मेरे हिसाब से बहुत सारी डेफिनेशंस होती हैं इन्फ्लेशन की। बहुत एक कॉमन सी डेफिनेशन ये होती है कि प्याज टमाटर के रेट बढ़ जाना, राइट। सो चीज़ों की कीमतें बढ़ जाना इज़ इन्फ्लेशन। 2010 में सरकार को बहुत प्रॉब्लम हुई थी जब अनियंस के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हिट करे थे हाई। सो दैट इज़ व्हाट इन्फ्लेशन इज़, बहुत ही सिंपल भाषा में। अब पुराने ज़माने में या थोड़े टाइम पहले जो इन्फ्लेशन था और जो आज इन्फ्लेशन है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। बिकॉज अगर आपने पहले ऑब्जर्व करा होगा तो जो फिक्स डिपॉजिट के रेट्स थे वो काफ़ी अच्छे होते थे, राइट। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता था तो आप जाके सीधे बैंक में अपना पैसा डाल दो, फिक्स डिपॉजिट करा लो, सब कुछ खुश, राइट। और इन्फ्लेशन से कुछ आपको खास मार नहीं पड़ती थी इस सेंस में कि चलो ठीक है, महंगाई बढ़ी, चीज़ों के आपने दाम ज़्यादा दिए, एटलीस्ट आपके इन्वेस्टमेंट और सेविंग पे इतना फ़र्क नहीं पड़ता था। जो अभी का इन्फ्लेशन है, 2022 का इन्फ्लेशन है, उसमें मेजर प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो आप पैसा सेव करते हो, जो चीज़ों की कीमत बढ़ रही है वो तो एक अलग, उस पर तो आपको मार पड़ी रही है। लेकिन जो आप पैसा सेव करते हो कि आपने अगर बैंक में 100 रुपये डाले तो वो अगले साल तक वो रियल टर्म्स में कितना पैसा बचेगा, वो 97-98 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं बचेगा अगर आपने फिक्स डिपॉजिट करा रखा है। अब आप बोलोगे कि मैथ समझाओ, तो बहुत आसान है मैथ समझानी इसके पीछे कि इन्फ्लेशन भारत में 8% है, फिक्स डिपॉजिट 5 से 6% के बीच में, तो 97-98 बचता है। तो इस तरीके से आपकी सेविंग्स पे मार पड़ रही है, राइट। सो दिस इज़ द मेजर डिफरेंस जो अभी पहले इन्फ्लेशन होता था, जो आपका इन्फ्लेशन है। बहुत सारे उसके और भी रिपरकशंस हैं, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर पे महंगाई की मार प्लस जो आपकी सेविंग्स की मार, इन दोनों पे प्रॉब्लम हो रही है। दैट इज़ व्हाट द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन रिटेल इन्वेस्टर हो रहा है, वही है। राइट। अच्छा, मुझे एक बात पूछनी कि आपको अभी हम लोग देखते हैं कि अगर एक आधे इवेंट को छोड़ दे तो ग्लोबली सारी मार्केट्स जो है वो डाउन साइड जा रही हैं, तो आपको लगता है इन्फ्लेशन का ही असर दिख रहा है हमें मार्केट्स के ऊपर? बहुत सारे कॉम्बिनेशंस का फैक्टर है जिसका इम्पैक्ट मार्केट पर पड़ता है। इन्फ्लेशन अभी प्राइमरी कंसर्न बन चुकी है, एंड वो प्राइमरी कंसर्न इसलिए बन चुकी है बिकॉज आपने काफ़ी टाइम ऑब्जर्व करा होगा कि जैसे 2007 में जिम्बाब्वे में बहुत इन्फ्लेशन था, लेबनान में बहुत इन्फ्लेशन था, कोविड से पहले।
तो इन्फ्लेशन जो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ या इमर्जिंग इकोनॉमीज़ होती हैं उसमें तो होता रहता है, राइट? उसमें कोई नई बात नहीं होती, हमेशा किसी ना किसी कंट्री में इन्फ्लेशन चलता रहता है। लेकिन इस बार के इन्फ्लेशन में अंतर ये आया है और दुनिया इतनी डर इसलिए रही है बिकॉज़ ये इन्फ्लेशन डेवलप्ड कंट्रीज़, जैसे कि अगर आप यूएस के बारे में बात करो या फिर आप यूरोपियन यूनियन के बारे में बात करो, तो वहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, दैट्स पार्ट ए। तो डेवलप्ड कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रही हैं। एंड दूसरा प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो सप्लाई जिस रेट पे बढ़ाई जानी चाहिए है चीज़ों की, क्योंकि बेसिकली इन्फ्लेशन क्या होता है, सप्लाई और डिमांड का मिसमैच होता है, इसलिए प्राइसें बढ़ जाती हैं। कि मान लो अगर सिर्फ आपके पास 10 अनियन है मार्केट में एंड ख़रीदने वाले 1000 लोग हैं, तो प्याज की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी, राइट? एंड सोल्यूशन इसका क्या है कि आप सप्लाई ऑफ अनियन बढ़ा दो, राइट? तो अभी प्रॉब्लम यही चल रही है कि बहुत सारे इश्यूज़ को लेके जो इन्फ्लेशन आ रहा है उसमें मेजर इशू ये निकल के आ रहा है कि अपन जो सप्लाई है दैट इज़ बीइंग ड्रिवन, जो सप्लाई कंस्ट्रेंट जो हुआ है दैट इज़ बिकॉज ऑफ एनर्जी क्राइसिस, जो रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से हुआ है। बहुत ज़्यादा एक्सेस मनी प्रिंटिंग हो चुकी है, तो सप्लाई और डिमांड साइड इन्फ्लेशन दोनों है। तो इसको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है एंड लोगों का ट्रस्ट भी थोड़ा सा कम हो रहा है, क्योंकि जैसे अगर आपने यूएस में कमेंट्री सुनी होगी उनके फेड्स की, तो उन्होंने पहले बोला था कि ये ट्रांजिटरी इन्फ्लेशन है। ट्रांजिटरी का मतलब कि कुछ टाइम तक रहेगा, फिर धीरे धीरे जैसे हमेशा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है वैसे हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एंड अभी उन्होंने खुद की अपनी कमेंट्री चेंज कर रहे हैं वो एवरी नाउ एंड देन। एंड आज ही उन्होंने जो बॉन्ड मार्केट में जो यील्ड है वो बढ़ाई है, राइट? सो दे हैव इंक्रीज दी इंटरेस्ट रेट बाय रफली 0.75 बेसिस पॉइंट, जो काफ़ी शार्प इंक्रीज मानी जा रही है। एंड आगे चल के भी काफ़ी शार्प प्राइस इंक्रीजेज, सॉरी इंटरेस्ट रेट इन हाइक्स होंगे विच विल इम्पैक्ट द मार्केट फर्दर। तो अब आप मुझे एक बात बताइए, हमने इतनी सारी बातें आपसे सुन ली, लेकिन मैं यहाँ पे एक रिटेल इन्वेस्टर को, एक लेमैन इन्वेस्टर को रिप्रेजेंट करता हूँ। तो अब हम लोग क्या करें? मतलब हमारे लिए क्या है अभी, हम इस इन्फ्लेशन से कैसे बचें? हम सबके पोर्टफोलियो एकदम लाल हो रखे हैं, तो हमें एज अ रिटेल इन्वेस्टर, एज अ लेमैन इन्वेस्टर, व्हाट शुड बी दी स्टेप्स जो हमें लेने चाहिए अपने आप को बचाने के लिए, अपने पोर्टफोलियो को बचाने के लिए? तो बहुत ऑनेस्ट उसमें आंसर ये है कि सबसे पहली बात कि सबके पोर्टफोलियो पे इम्पैक्ट पड़ेगा। इट इज़ लाइक कि आपने कई बार न्यूज़ सुनी होगी कि फिजिक्स का पेपर टफ आ जाता है, सीबीएसई एंड सारे बच्चे फेल हो जाते हैं, राइट? तो 90% राइट। फेल हो जाते हैं, राइट? तो अभी ऐसी कुछ हालत चल रही है कि यार फिजिक्स का पेपर बहुत ज़्यादा टफ आ गया एंड बहुत सारे बच्चे फेल हो गए। तो उसमें आप बच नहीं सकते, उसमें आप ये एग्जाम्पल नहीं दे सकते कि यार मुझे तो 95% मार्क्स लाने हैं, नहीं ला पाओगे, राइट? आई मीन बिकॉज द एग्जाम इज रियली टफ, राइट? सो सबके पोर्टफोलियो पे इम्पैक्ट करेगा, दैट इज पॉइंट वन। एंड सबके पोर्टफोलियो पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, राइट? फॉर एग्जाम्पल अगर आप लीडिंग इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो देखो इंडिया में, तो अभी कुछ दिन पहले, एंड दिस इज पब्लिक न्यूज़ तो मैं बोल भी सकता हूँ, तो शायद विजय केडिया जी के बारे में आया था कि उन्होंने पिछले साल ही मेड लाइक 0% रिटर्न, एंड ये खबर भी 1.5-2 महीने पुरानी थी, तो अब तो शायद वो पोर्टफोलियो नेगेटिव में जा रहा हूँ। राइट? तो अगर इंडिया के बिगेस्ट इन्वेस्टर्स रिटर्न नहीं कमा पा रहे हैं, तो पहली बात हमें थोड़ी सी अपनी आकांक्षाएं और अपेक्षाएं ठीक रखनी चाहिए। तो दैट इज़ पॉइंट वन। पॉइंट टू इज़ कि अब आपको ये समझना पड़ेगा कि आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, कि आप ट्रेडर हो, आप किस प्रवृत्ति के इन्वेस्टर हो, राइट? आई मीन दैट इज़ व्हाट आई वुड से। अब कई लोग इस एक्सपेक्टेशन से आते हैं कि यार मैं आज इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मार्केट नीचे गिर गया है और मेरा तो क्योंकि मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ इसलिए बॉटम बन गया है एंड परसों से मार्केट बढ़ना चाहिए, राइट? तो अगर आप इस एक्सपेक्टेशन के साथ आते हो तो फिर उसका कोई हल नहीं है, राइट? दिस इज़ नॉट द टाइप ऑफ मार्केट जिसमें आपको खुशी मिलेगी इन्वेस्ट करके, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत रहेगी, बिकॉज इन्फ्लेशन में वॉलेटिलिटी बहुत रहेगी, राइट? सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, एंड दिस इज़ वन ऑफ द की डिफरेंसेस इस बारी के इन्फ्लेशन में भी, कि डिफरेंस इन इन्फ्लेशन जो रेंज है इन्फ्लेशन की, जैसे अपने विक्स होती है, राइट? कि वॉलेटिलिटी मार्केट में ऊपर नीचे बहुत जाती है, वैसे इन्फ्लेशन में वॉलेटिलिटी बहुत नीचे ऊपर जाएगी, एंड इसकी वजह से मार्केट भी बहुत ज़्यादा मूव करेगा। तो एक सिंपल सा सोल्यूशन मेरा ये रहेगा कि अगर मेरे को बहुत ही सिंपलेस्ट सी स्ट्रैटेजी बतानी हो रिटेल निवेशक को, तो पहली चीज़ तो ये कि आप जब मार्केट भाग रहा हो तब कृपया करके इन्वेस्ट ना करें, राइट? दैट माइट बी अ वेरी बैड स्ट्रैटेजी। सो दिस इज़ पॉइंट वन। दूसरी चीज़ ये कि आप ऐसे एसेट में निवेश करें या ऐसे स्टॉक्स खरीदें जिसके बारे में आपको समझ आता है। ये हमेशा बोली जाती है ये चीज़, लेकिन अभी के मार्केट में दिस बिकम्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। कई लोग होते हैं जो बहुत सारे एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट कर देते हैं, उनको समझ नहीं आता कि उन्होंने क्यों खरीदा है। सिमिलरली बहुत सारे स्टॉक्स खरीद लेते हैं कि यार आज चलो पावर स्टॉक्स की हवा चली है तो पावर स्टॉक में लगा देते हैं पैसा, या XYZ मोटर कंपनी की गाड़ी चली है तो उसमें लगा देते हैं पैसा। तो कृपया करके ऐसा ना लगाएं, वो ऐसे स्टॉक्स पिक करें जिसमें अगर गिर भी जाए 5-10% का फॉल आ भी जाए तो आप बने रहें, क्योंकि इसमें होल्डिंग पावर रहना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे मार्केट अगर आप स्पेकुलेशन कर रहे हैं तो दिस मार्केट इज़ नॉट।
काफ़ी कमाल के इंसाइट्स दिए आपने। पेपर वाला एग्जांपल तो मैं सीए स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ तो ज़रूर कोट करूँगा कि जैसे ही मतलब एक पेपर टफ आता है तो सबके लिए ही आता है और सबके ही मार्क्स पे जो उसका इम्पैक्ट आता है। एक चीज़ आपने भी बताई कि रिटेल इन्वेस्टर्स जो है ऐसा ना करें कि भाई जिसे हम हिंदी में बोलते हैं कि गंगा गए तो गंगा राम और जमुना गए तो जमुना राम, मतलब कोई कोई पर्टिकुलर गाड़ी चली तो उसके स्टॉक्स खरीद लिए। ये बहुत ज़्यादा होता है। अब इस और जैसे आपने बोला कि जब चीज़ भाग रही है तो उसको पकड़ने की कोशिश ना करें। जिन्होंने पकड़ लिया अब वो क्या करें? जो 18,400 पे मार्केट थी और लोगों ने सोचा अब तो यहाँ से तो सिर्फ अप एंड अवे है, और वहाँ पे जो है उन्होंने स्टॉक्स को जो है ग्रैब करने की कोशिश करी, वो भी बड़े हॉट स्टॉक्स को। तो अब उनके केस में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे इन्वेस्टर्स को आप क्या सलाह देंगे? तो मेरे 2-3 यहाँ पे सजेशंस रहेंगे। सबसे पहला तो हम अपन 2008 के एग्जांपल से अगर समझें तो 2008 में जब मार्केट गिरा था, तो अगर आपने पीक पे मार्केट पकड़ा हो 2008 में, और मान लीजिए उस समय मेरे को एग्जैक्ट लेवल्स याद नहीं, तो 7-8 हज़ार के आसपास होना चाहिए, राइट। सो अगर अपन उस टाइम पे मार्केट पकड़े एंड मार्केट ने रिटर्न 4 साल तक नहीं दिया था, राइट। तो इंडेक्स आपने टॉप पे अगर इन्वेस्ट करके छोड़ दिया 2008 में, तो वापस इंडेक्स उसी लेवल पे 4 साल बाद आया था, राइट। अभी आप निफ्टी 50 का चार्ट उठा के ये चीज़ वेरीफाई भी कर सकते हो। तो दैट इज़ पॉइंट वन, राइट, कि ऐसा कई बार हो जाता है मार्केट में, राइट, कि इंडेक्स इन्वेस्टिंग कई लोग प्रमोट करते हैं। तो दीज टाइप ऑफ सिचुएशंस आर ऑल्सो सीन। अब ऐसी सिचुएशन होती क्यों है? क्योंकि आप जब मार्केट गिर रहा होता है तो आप निवेश नहीं करते। आप ये आशा करते हो कि यार कंप्लीटली मार्केट गिर जाएगा, जब वापस मोमेंटम आ जाएगा मार्केट में तब मैं इन्वेस्ट करूंगा। भाई अब आप लॉजिक लगा के सोचो, राइट। हम लोग तो विरले हैं नहीं, राइट। आई मीन फॉर एग्जांपल अगर इंडिया के सबसे भारी निवेशक रिटर्न नहीं बना पा रहे, तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम कि उनको भी नहीं पता कि बॉटम कहाँ बन रहा है, राइट। हम अपना दिमाग लगा रहे हैं कि बॉटम कहाँ बन जाएगा, राइट। आप कर ये सकते हो सिंपल सी चीज़ कि जब भी मार्केट गिर रहा हो तो आप उस डाउनवर्ड फॉलिंग कर्व में, जब मार्केट गिर रहा हो तो उसमें आप इन्वेस्ट करते चलो, राइट। आप रुको मत इस चीज़ का। दैट इज़ पॉइंट वन। अब मैं ऐसा बोल क्यों रहा हूँ, उसका दूसरा रीज़न भी है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर अपन स्टॉक मार्केट की पिछले 90 साल की हिस्ट्री उठा के देखें तो 1930 से अभी 2022 तक करीब करीब 90 साल होते हैं। तो आप 2-3 चीज़ें ऑब्जर्व करोगे। सबसे पहली चीज़ कि S&P 500 जो यूएस का स्टॉक इंडेक्स है, विच इज़ कंसिडर्ड टू बी गोल्डन इंडेक्स, सो टू से वर्ल्ड का इंडेक्स मान लो, तो उसका रिटर्न करीब करीब 17,000% बन के आया है, राइट। तो आपने $1 लगाया होता है तो आपके $17,000 आज बन गए होते हैं, राइट। तो दैट इज़ वन। दूसरी चीज़ आप उसमें ऑब्जर्व ये करोगे कि अगर आपने हर एक साल में अगर एक दिन ऐसा आता है ऑन एन एवरेज, राइट, कि 90 साल, तो 90 दिन ऐसे, अगर 90 दिन में आपने पैसा निकाला, कभी सेल कर दिया अपना स्टॉक, कभी बाय कर लिया, आपने बहुत ज़्यादा मार्केट में इन्वेस्ट नहीं रहे उन 90 दिनों में, जो बेस्ट परफॉर्मिंग 90 डेज हैं उन 90 ईयर्स के, तो आपका रिटर्न सिर्फ 28% बन के आता है, राइट। सो दिस इज व्हाट स्टार्ट्स टेल अस, राइट। सो मतलब 70,000% से 28% सिर्फ 90 दिन के फर्क से आ रहा है। 17,000%, राइट। सो 17,000, राइट। इज इट 17,000 और 70,000? 17,000। तो आपका $1 17,000 हो जाता अगर आप मार्केट में बने रहते, लेकिन आप 90 दिन का गेन निकाल दो, जो बेस्ट परफॉर्मिंग 90 दिन है पिछले 90 सालों में, तो आपका गेन मात्र 28% निकल के आता है, राइट। तो आप बहुत ज़्यादा खरीदी बेची मत करो और इस चीज़ पे मत पड़ो कि यार एकदम जब बॉटम बन जाएगा तब हम एंटर करेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि बॉटम कब बने। राइट। तो कोर ये है कि भैया मार्केट को टाइम करने की कोशिश ना करें, मार्केट में टाइम इन्वेस्ट करें, मार्केट में टाइम स्पेंड करने की कोशिश करें, राइट। मैं एक थोड़ा सा उस पर क्वालिफाइड स्टेटमेंट दूंगा, एंड दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, कि कई बार अपन बोलते हैं कि मार्केट को टाइम करने की कोशिश नहीं करो, लेकिन मेरे हिसाब से शेयर मार्केट टाइमिंग का ही खेल है, राइट। कि बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो 150-150% भाग जाते हैं, फिर अगर आप उसमें प्रॉफिट बुक नहीं करोगे और आप लॉन्ग टर्म निवेशक बने रहोगे तो आपको रिटर्न नहीं बनेगा, राइट। यू हैव टू बुक प्रॉफिट्स, दैट्स व्हाट द पॉइंट इज। अगर आप प्रॉफिट बुकिंग नहीं चाहते तो आप सिंपल इंडेक्स इन्वेस्टिंग करो, दैट्स इट। यू हैव टू बुक प्रॉफिट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो थोड़ा सा क्वालिफाइड स्टेटमेंट उसमें ये रहेगा कि आपको अभी पता है कि मार्केट गिर रहा है फॉर श्योर। आपको दूसरी चीज़ ये पता है कि मार्केट जो निफ्टी था अपनी पीक पे 18,500 पे था, एंड आज वो करीब करीब 15,000 पे है, तो आपका एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी बन चुका है। अगर आप अभी इन्वेस्ट नहीं कर रहे तो आप कब कर रहे हो इन्वेस्ट, राइट। तो दैट्स माई सिंपल व्यू पॉइंट। हो सकता है आगे जाके आपको वॉलेटिलिटी और मिले, इसमें आपका थोड़ा लॉस और हो, लेकिन यू हैव नो अदर ऑप्शन, आपको थोड़ा तो इन्वेस्ट करके चलना पड़ेगा। राइट, बट आई हैव अ क्रॉस क्वेश्चन ऑन दिस। आपने बोला कि यार आप मतलब जो मैं समझ पाया, मान लो हमने एक स्टॉक है एक्स स्टॉक का नाम रखते हैं हम, और एक्स स्टॉक में आपने इन्वेस्ट किया और वो जो है वो 5 टाइम्स बढ़ गया। नाउ यू वांट मी टू विड्रॉ द मनी फ्रॉम इट, आप प्रॉफिट बुक करवाना चाहते हैं, एंड व्हाट इफ अगर वो 15x हो जाता है या 20x हो जाता है और मैं तो 20 साल के लिए बैठा हूँ? नहीं, पहली चीज़ तो ये कि अब ये व्यू पॉइंट बहुत सारे इन्वेस्टर्स का होता है कि आजकल जो खुद बिजनेस चला रहे हैं उनको वो इस चीज़ की गारंटी नहीं दे सकते कि अगले 5 सालों में वो बिज़नेस चलेगा कि नहीं। अगर वो
टॉप कंपनी है, एंड दैट्स द सेम व्यू पॉइंट अबाउट अमेजॉन ऑल्सो। जैसे जेफ बेजोस जो हैं, उनका कहना ये है कि मुझे नहीं पता कि अगले 10 सालों में अमेजॉन चलेगी कि नहीं, तो मैं हमेशा नेक्स्ट स्टेप के बारे में सोचता हूँ। दैट इज़ द रीज़न वाई कि अमेजॉन सबसे बड़ा रिटेल कंपनी होने के बावजूद इट एंटर्ड इनटू अमेजॉन क्लाउड बिजनेस, राइट। सो जो एडब्ल्यूएस बिजनेस है, दैट हैज़ बिकम देयर पावर, राइट। वरना वो सोचते ही क्यों, वो अगले 10 20 15 सालों में अपने कंपटीशन को डिफेंड करने के लिए सोचते हैं। उनको गारंटी नहीं है कि बिजनेस चलेगा, आजकल वर्ल्ड इतनी जल्दी चेंज हो रहा है, तो दैट इज़ पॉइंट वन। दूसरी चीज़ ये कि प्रॉफिट बुकिंग का ये मतलब नहीं होता कि आपने स्टॉक एक्स पिक करा और वो 5 गुना हो गया, आपने सारा पैसा निकाल लिया, राइट। आप उसमें 50% प्रॉफिट बुक कर लो, फिर आपका कुछ प्रॉफिट बच गया, आप उससे खेलते रहो, राइट। सो द पॉइंट इज कि अगर आपने प्रॉफिट कभी बुक करा ही नहीं है, तो साइडवेज मार्केट में आपका कभी पैसा बनेगा ही नहीं, राइट। दैट्स द प्रॉब्लम, क्योंकि कई स्टॉक्स दौड़ा दिए जाएंगे। जैसे अभी आईटीसी का एग्जाम्पल उठाओ, तो पिछले 6 महीने में आईटीसी बढ़ा है, राइट। आई थिंक करीब करीब 15-16% बढ़ा है, एंड मार्केट करीब करीब 14-15% गिरा है, राइट। रियल टर्म्स में कितना हो गया, अगर आप रिलेटिव टर्म्स में बात करो तो आईटीसी 30% बढ़ा है मार्केट के कंपैरिजन में, सो टू से। अब ये स्टॉक बेचने या खरीदने की सलाह नहीं है, लेकिन मैं सिंपल सा एक व्यू पॉइंट बता रहा हूँ कि गिरते हुए मार्केट में अगर आप बढ़ते हुए स्टॉक्स में अगर आपको लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए, डिस्पाइट स्टॉक कितना अच्छा है, तो आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। यही सेंसिबल चीज़ होती है। और जब आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, या तो आप सिर्फ इंडेक्स में इन्वेस्ट करो और 20 सालों तक भूल जाओ, तो कोई इशू नहीं है। लेकिन आप इंडिविजुअल स्टॉक्स पकड़ रहे हो, आप प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर रहे हो, तो आपका प्रॉफिट बनेगा नहीं। सो मैं इस पे और थोड़ा सा डिटेल में जाना चाहूँगा, क्योंकि हम रिटेल इन्वेस्टर्स ना इसको लेके बड़े कंफ्यूज रहते हैं, इस वाले मुद्दे को लेके। सो फॉर एग्जांपल हम फिर से एक्स स्टॉक की बात करते हैं। एक्स स्टॉक जो है वो आपने मान लेते हैं, कुछ फिगर्स भी ले लेते हैं ताकि क्लैरिटी रहे। हमने 180 रुपीज़ का खरीदा था और आज जो है वो 280 रुपीज़ के आसपास का हो गया है। मेरा 100 रुपीज़ का प्रॉफिट उसको बन रहा है, मेरे पास अच्छी क्वांटिटी है। सो आर यू सेइंग कि अब मैं यहाँ पे 50% प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊँ, 50% रहने दूँ मैं इसमें, समथिंग लाइक दिस? देखिए, जनरल रूल तो कुछ नहीं होता लाइफ में, राइट। ये एक मैं आपको हाँ, मतलब एक परसेंटेज जो भी आप बताना चाहें। हाँ, मैं वो रैंडम परसेंटेज। एग्जैक्टली, लॉट डिपेंड्स कि मार्केट कैसा है, राइट। फॉर एग्जांपल अभी राइट नाउ मार्केट में एक सिंपल सा नैरेटिव, आपकी थियरी क्या है, राइट। तो मेरी थियरी है, उनमें हो सकता है मैं गलत हूँ इस थियरी को लेके, कि अभी हाल फिलहाल जितने भी ओवर वैल्यूड स्टॉक्स हैं, राइट, तो वो परफॉर्म बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि ग्रोथ मार्केट नहीं है। तो इसका मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ छोटा सा, कि अगर आप 2020 के बाद जब रिकवरी आनी शुरू हुई, तो बहुत सारे स्टॉक्स थे, फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स, टेस्ला, जो बहुत तेज़ी से बढ़े। ऐसा क्यों? क्योंकि ग्रोथ मार्केट था उस समय, नया पैसा प्रिंट हो रहा था, वीसीज ने बहुत सारा पैसा लगाया, वो सारा पैसा लोगों के पास आया, राइट। एंड लोगों ने, इनफैक्ट यूएस में तो हालत ये थी कि $3000 सरकार ने सारे सिटीजन्स जो यूएस के थे, इनफैक्ट जो स्टूडेंट्स भी पढ़ने गए थे, उनको भी $3000 के चेक मिले। तब लोग करेंगे, अब लोगों ने इन्वेस्ट करना शुरू किया। तो दैट्स अ डेफिनेशन ऑफ अ ग्रोथ मार्केट, सो टू से, इन अ वे, राइट। तो उसमें तो बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी चीज़ें। उसमें अगर आपको चीज़ महंगी भी मिल रही है, खरीद लो, इट मेक सेंस। लेकिन अब का मार्केट ऐसा है जो डी ग्रोथ मार्केट है, राइट, जिसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है इकोनॉमी का। सो पैसा कम होता चला जा रहा है। अगर आप इमेजिन करो कि इतनी बड़ी पाई थी हमारी पूरी इकोनॉमी की, अब ये पाई श्रिंक हो रही है, राइट। तो अगर ये पाई श्रिंक हो रही है, तो अब आप खुद बताओ कि इसमें जो ग्रोथ स्टॉक्स हैं, या ओवर इन्फ्लेटेड या ओवर वैल्यूड स्टॉक्स हैं, सो टू से, उसमें आपका प्रॉफिट बनने की संभावना क्या है? तो संभावना थोड़ी कम हो जाती है। अब इससे रिलेटेड पॉइंट आप ये समझो कि ऑपरेटर्स जो होते हैं, या जो बड़े खिलाड़ी होते हैं, उनको तो हमेशा प्रॉफिट बनाना होता है। और ऐसा तो होगा नहीं कि वो कोई भी स्टॉक दौड़ाएंगे नहीं। मार्केट अगर गिर भी रहा है, अगर आप आज भी जाके देखोगे, तो भी आपको बहुत सारे विनर्स मिल जाएंगे, राइट, मार्केट में, जो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं अभी भी, राइट। तो अगर आप ऐसे स्टॉक्स में अब उनको अगर बढ़ाया जा रहा है या दौड़ाया जा रहा है, तो होगा क्या कि वो एक पॉइंट पे जाके ओवर इन्फ्लेट हो जाएंगे। तो आपका सेंस तब बनता है कि आप मार्केट देखो, अगर डी ग्रोथ मार्केट है, आप अपनी हाइपोथेसिस लगाओ, एंड उसके हिसाब से आप चीज़ें खरीदो या बेचो। दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रॉफिट बुकिंग का कोई एक सिंपल कॉन्सेप्ट नहीं है कि यार मैंने आपको एक ग्राम बांड दे दिया कि जाके आप 50% शेयर बेच दो। लेकिन आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। अगर आप ये दो बातें भी ध्यान रख लो कि यार मार्केट ग्रो कर रहा है या मार्केट श्रिंक कर रहा है, आपने सोचा कि श्रिंक कर रहा है, तो ऐसी स्टेज पे आपको ओवर वैल्यूड स्टॉक्स जो आपकी नज़र में मोटा मोटा आई बॉलिंग भी करोगे तो समझ आ जाएगा कि क्या ओवर वैल्यूड है क्या नहीं है। आप 200 डे मूविंग एवरेज देख सकते हो, उसमें आपको सिंपल सी भाषा में समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है स्टॉक में। तो फ्रॉम दैट लॉजिक आप ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो, एंड उस हिसाब से आप अपनी पोजीशन कम कर सकते हो उन स्टॉक्स में। राइट। एक दूसरा स्कूल ऑफ थॉट भी है अक्षत इसके ऊपर। जैसे भी आपने बोला कि जेफ खुद नहीं बोल सकते कि भाई अमेजॉन इज़ टू बिग टू फेल, राइट। ऐसे ही हम लोग किसी भी कंपनी के बारे में नहीं बोल सकते कि दैट इज़ टू बिग टू फेल, मतलब फेल होने के चांसेस सबके हैं।
लेकिन लेकिन हम हिंदुस्तान में, इंडिया में हम ऐसी कंपनीज को जानते हैं जो पिछले 30-40 साल से रेगुलरली, नॉट रेगुलरली इन द सेंस के पर ईयर तो ऑब्वियसली हमें इक्विटी में रिटर्न नहीं मिलता, बट अगर उनका CAGR निकालते हैं तो 15%, 20% या उससे भी अच्छा परसेंट जो है वो मिलता जा रहा है। अब ऐसे ही स्टॉक्स को अगर मैं ढूंढता हूँ अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए, नॉट द इंडेक्स, अगर मैं ऐसे स्टॉक्स को ढूंढता हूँ अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए और 5 साल में मान लेते हैं मैंने उसे 3x 4x भी कर लिया, नाउ प्रॉफिट बुक करूं और बाकी को मैं रहने दूं अगले 10 15 20 साल तक, कुछ ऐसा जो प्रॉफिट बुक करने के बाद? नहीं, फिर मैं आपको कोई मैं आपके साथ प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, राइट? सो मैं आपको ऐसा कोई ना एक स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं दे सकता, क्योंकि स्टॉक मार्केट फार्मूले पे नहीं चलता कि मैंने आपको 4 फार्मूले बता दिए वो लगा दिए। थोड़े से एग्जांपल से समझते हैं। तो पुरी साहब थोड़े टाइम पहले रिटायर हुए थे, वो HDFC बैंक चलाते थे, एंड उनका अगर आप देखोगे कि उन्होंने कब रिटायर हुए एंड कब अपना HDFC बैंक, जो बैंक उन्होंने खुद बनाया था, उसमें से अपने स्टॉक्स की पोजीशन लाइटन कर दी, तो आप फिगर आउट करोगे कि वो 1250 के आसपास उन्होंने लाइटन कर दी थी, राइट? तो मैंने काफ़ी सारे स्टॉक बेच दिया था HDFC बैंक का, एंड वो ऐसा स्टॉक है जिसके बारे में हमें या किसी और को नहीं पता होगा, पूरी साहब को पता होगा कि वो कैसे बना वो बैंक, क्या उसकी पोटेंशियल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट? लेकिन उन्होंने वो स्टॉक काफ़ी सारा बेच दिया था 1250 लेवल पे। अब आप जाके आज चेक करो, HDFC बैंक 1250 से 1600 1650 तक गया, वापस डांस करता हुआ वापस आ गया, राइट? एंड अगर आप 5 साल का रिटर्न उड़ा के देखोगे, HDFC बैंक जो हिंदुस्तान का सबसे अच्छा बैंक है, उसका आप रिटर्न कंपाउंड करके देख लो कि पिछले 5 सालों में कितना दिया है, राइट? सो फ्रॉम आज के तारीख के हिसाब से, तो जो मैं पॉइंट आपको बताना चाह रहा हूँ, बहुत सिंपल सा पॉइंट है कि जो स्टैंडर्ड रूल दिए जाते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स को कि भाई तुम हमेशा के लिए होल्ड करके रख लो, तुम्हारा पैसा बहुत बन जाएगा, किसी के में हिम्मत नहीं होती कि जब वो 1000% रिटर्न दे रहा हो तो वो होल्ड कर ले, राइट? एंड बहुत कम ऐसे लकी स्टॉक्स होंगे। आपको सेंस मार्केट के हिसाब से चलना चाहिए, आपको रेगुलर प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। जैसे 2020 में जो मैंने पैसा लगाया था स्टॉक मार्केट क्रैश में, और जो बढ़ा मैंने बहुत प्रॉफिट बुक किया, राइट? क्योंकि वो ग्रोथ मार्केट था, उसमें प्रॉफिट बुकिंग का सेंस था बहुत ज़्यादा। आज मैं खरीद रहा हूँ चीज़ें, राइट, ज़्यादा से ज़्यादा। तो आपको रोटेट तो करनी ही पड़ती है कैपिटल रोटेशन इज़ अ पार्ट। अब जब जो FIIs होते हैं, जो फॉरेन निवेशक होते हैं, वो क्यों अपना पैसा विड्रॉ कर लेते हैं? उनकी राइट। भाई हम कभी निकलेंगे ही नहीं मार्केट से, हम भी 20 साल इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं। तो ऐसा आपको क्यों बोला जाता है कि जितने बड़े-बड़े हैं म्यूचुअल फंड, हेज फंड्स, वो सब आपको ज्ञान देंगे, राइट? हम इन यूट्यूब चैनल्स एंड बाकी सारी जगह पे कि आप अपना पैसा हमेशा के लिए लगा के छोड़ दो, और वो खुद रोटेट करते रहेंगे अपना कैपिटल। आप खुद सोचो उस चीज़ में, राइट? अपना खुद का दिमाग लगाओ, राइट? राइट, नहीं, दिस इज इंटरेस्टिंग, तभी तो मैं आपसे इस पे और डिटेल में जा रहा था, क्योंकि ये रिटेल इन्वेस्टर को ना ये बात जाननी होती है। तो वो जो लाइन है दैट अवर होल्डिंग पीरियड इज फॉर एवर, तो वो एक जुमला है आपके हिसाब से? बिल्कुल, राइट। आई मीन इन द लॉन्ग टर्म एवरीवन इज डेड, राइट? सो देयरफॉर एवरीवन इज राइट। सो आप अपना पोर्टफोलियो देखने के लिए बचोगे नहीं, राइट? राइट, ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलिए, तो इसी से नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो जब हम अक्षत की वीडियोस देखते हैं और अक्षत के बारे में समझते हैं, जानते हैं, तो हमें लगता है कि अक्षत हर मैक्रो इवेंट पे जो है वो नज़र रखते हैं, और मैक्रो इवेंट को जो है वो बहुत, मैं बोलूँगा कि एकदम उसका इम्पैक्ट देखते हैं स्टॉक मार्केट पे, और उसके हिसाब से जो है अपनी पोजीशन बना लेते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। लेकिन हम कॉन्ट्ररी वर्जन भी बहुत सुनते हैं कि यार मैक्रो इवेंट सब इरेलीवेंट है, सब आएगा जाएगा होता रहेगा, लेकिन स्टॉक मार्केट में अगर आपने अच्छे बिजनेसेस चूज़ करें तो वो लॉन्ग रन में अपनी, मतलब उनका जो प्राइस है वो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को जो है वो मैच कर जाएगा। सो मैक्रो इवेंट्स को लेकर आपका क्या कहना है? और एक रिटेल इन्वेस्टर, एक भोला भाला रिटेल इन्वेस्टर इतने सारे मैक्रो इवेंट्स पे कैसे नज़र बना के रखे, कैसे वो इनको एनालाइज करे? मेरे हिसाब से मैक्रो इकोनॉमिक इवेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं। किसी भी रिटेल निवेशक को मैक्रो इकोनॉमिक्स समझनी चाहिए, राइट? एंड तभी इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं आपको 2-3 एग्जांपल से समझाता हूँ, राइट? सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अगर अपन 2020 का एग्जांपल लें, तो उस पॉइंट पे क्या हुआ था कि मार्केट बहुत ज़्यादा क्रैश कर गया था, राइट? एंड मनी प्रिंटिंग शुरू हो गई थी, राइट? एंड सबको पता था कि मनी प्रिंट हो रहा है। सो अगर आपने पैसा लगाया होता तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया होता। क्यों? क्योंकि वो एक मैक्रो इकोनॉमिक इवेंट है, दैट इज़ कॉल्ड एज क्वान्टिटेटिव ईजिंग। एंड आप 2008 के बाद जब क्वान्टिटेटिव ईजिंग शुरू हुई थी 2009-10 के आसपास, उसके बाद भी मार्केट ने रनअप दिया था, राइट? एंड 2016 तक कंटिन्यू करा। तो दिस इज एग्जाम्पल 1। दूसरा एग्जाम्पल, आपको मैक्रो इकोनॉमिक क्यों समझनी चाहिए, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है, क्योंकि आप एज ए रिटेल निवेशक आपके पास इन्फॉर्मेशन और एक बड़े निवेशक के पास मैक्रो इन्फॉर्मेशन सेम होती है, राइट? किसी के पास इन्फॉर्मेशन एडवांटेज नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अगर आप वॉरेन बफेट हो फॉर एग्जांपल, तो यू कैन कॉल अप जो टिम कुक हैं, उनके साथ आप बात कर सकते हो, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है एप्पल स्टॉक के बारे में। आप और मैं एज रिटेल निवेशक, हमें मिल सकती है वो इन्फॉर्मेशन, नहीं मिल सकती हमारा बिल्कुल फोन मिल सकती है। राइट? हम उनके हो सकता है हमारा प्रोडक्ट मैनेजर एट एप्पल भी फ़ोन ना उठाए, राइट? सो नो चांस कि हम टिम कुक से बात कर सकें रिगार्डिंग दैट।
सो इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री होती है, जो ये पूरा आर्ग्यूमेंट होता है कि यार प्रॉफिट विल कैच अप विद प्राइस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो होगी किसी पॉइंट पे जाके होगी, लेकिन इतना लोगों के पास पेशेंस नहीं होता। लेकिन अगर आप मैक्रो इवेंट समझो ना, तो अगर आप मोटे मोटे मैक्रो इवेंट भी समझ लो तो बहुत आसान है कि दुनिया में हो क्या रहा है, एंड सबके पास एक्सेस टू दैट मैक्रो इन्फॉर्मेशन इज सेम। जैसे फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ आपको पता है कि मार्केट डी ग्रोथ फेज में, सबको समझ में आ रही है मैक्रो चीज, राइट? डी ग्रोथ फेज में है और अगर आप ग्रोथ एसेट्स में पैसा लगा रहे हो तो आप लूज करोगे, तो आप प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन लगाओ। इट्स नॉट एज इफ कि आपको हर एक मैक्रो इवेंट पे एक्ट करना है, लेकिन कुछ चीज़ें आप प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से, जिसको अपन साइंटिस्ट जिसको हाइपोथेसिस टेस्टिंग बोलते हैं, वो टेस्ट करके आप काफ़ी सारी चीज़ें एलिमिनेट कर सकते हो। अब फिर आप प्रोबेबिलिटी गेम खेलो, राइट, कि आपको किस में पैसा लगाना है वर्सेस नहीं। दैट्स इट, राइट। सो जैसे नेटफ्लिक्स की बहुत हवा चली थी, मैं ग्रोथ इन्वेस्टर हूँ, मैं हाई रिस्क मेरा पोर्टफोलियो, सो आई बाई दीज टाइप ऑफ कंपनीज, राइट। लेकिन नेटफ्लिक्स मैंने कभी नहीं खरीदा। मैंने इंडिया में पेटीएम टाइप, जोमेटो टाइप कंपनीज़ के, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियोस देखोगे, जो मैंने इनिशियल आईपीओ एनालिसिस वगैरह किया था, तो उसमें भी मैंने यही चीज़ बोली थी कि यू शुड नॉट इन्वेस्ट इन दीज टाइप ऑफ कंपनीज। तो पैसा लगाने का भी एक सेंस होता है उसमें, मैक्रो इकोनॉमिक इवेंट्स को यूज़ करते हुए। ग्रेट। तो अब इसी पे ज़रा हम आगे अगर बढ़ें, तो अभी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स चल रही है, अभी जो मैक्रो इकोनॉमिक इवेंट्स हो रहे हैं, इन इवेंट्स को ध्यान में रखते हुए कौन से ऐसे सेक्टर्स आपको नज़र आ रहे हैं जिस पे रिटेल इन्वेस्टर को एटलीस्ट स्टडी करना चाहिए? इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो उनका अपना डिसीजन रहेगा। एटलीस्ट दे शुड कीप इन माइंड, एटलीस्ट दे शुड स्टार्ट रिसर्चिंग एंड स्टडिंग अबाउट दो सेक्टर्स। सो मैं 2-3 बातें बोलूँगा। तो एक तो इसमें अपना डिस्क्लेमर ये रहेगा कि आपका विजन क्या है, राइट? अगर आप एकदम शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना चाहते हो कि थोड़ा लॉन्ग टर्म में कमाना चाहते हो, राइट? अभी शॉर्ट टर्म में तो बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट है, बिकॉज इन्फ्लेशन अपने आप में बहुत वॉलेटाइल है, सो इट इम्पैक्ट्स अ रेंज ऑफ बिजनेसेस। तो मैं इसमें बेचना क्या है ये थोड़ा सा बात कर सकता हूँ, राइट? सो पहली चीज़ तो ये कि जितनी भी हाई डेट ओरिएंटेड कंपनीज हैं, उनके लिए बहुत बुरा वक्त शुरू हो चुका है, राइट? हाँ, अभी मार्केट में नई रीफाइनेंसिंग करना बहुत मुश्किल हो चुका है, एंड जैसे जैसे डेट मैच्योर होगी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट भी बढ़ रहे हैं, कई लोगों ने फ्लेक्सिबल डेट ले रखी होगी, बाकी सारी चीज़ें, सो इट बिकम्स अ प्रॉब्लम अगर आप हाईली लेवर्ड कंपनी हो, राइट? बिकॉज एक हाई इन्फ्लेशन, एक अनसर्टन इन्फ्लेशन एनवायरनमेंट में दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम, कि अगर आपको पता ही नहीं है कि डेट को हैंडल कैसे करना है। अगर एकदम हाई इन्फ्लेशन रहे तब भी कंपनी कोई सोल्यूशन निकाल सकती है, एकदम लो इन्फ्लेशन रहे तब भी कुछ सोल्यूशन निकल सकता है। लेकिन अगर इन्फ्लेशन ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो बहुत सारी कंपनीज ऐसे एनवायरनमेंट में बैंकरप्ट होती है। तो दिस इज़ वन, एंड दिस इज़ एप्लीकेबल अक्रॉस द बोर्ड। सो इस तरीके के निवेश तो आपको बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए जिसमें कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा डेट है, राइट? सो दिस इज़ लाइक लिटरली पॉइंट नंबर 1। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपका विजन थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, अगर आप ये सोचते हैं कि चलो ठीक है यार, मैं जो भी पैसा डाल रहा हूँ, हो सकता है कि मुझे अगले 5 साल तक ज़रूरत ना पड़े, तो मेरे हिसाब से टेक एक ऐसा सेक्टर है विच इज़ गेटिंग इंक्रीजिंगली मोनोपोलाइज्ड, एंड उसकी एक वजह होती है। चलो अपन एक कम्प्लीटली ऑनलाइन बेस्ड एग्जांपल उठा लेते हैं, राइट? फॉर एग्जांपल अगर अपन एग्जांपल उठाते हैं अमेज़ॉन का वर्सेस एचयूएल का, राइट? सो अमेज़ॉन का अगर अपन ने एग्जांपल उठाया, तो अमेज़ॉन को बेचने के लिए कोई नई फैक्ट्री बहुत ज़्यादा बनानी पड़ती है, उस रेट पे नहीं बनानी पड़ती जिसमें एचयूएल को बनानी पड़ती है। वाई? क्योंकि इसमें टेक का लेवरेज ज़्यादा है, राइट? कि टेक का पार्ट जो अमेज़ॉन को सपोर्ट करता है, दैट इज़ वेरी वेरी हाई, राइट? एंड उसके नए बिजनेसेस भी बहुत जल्दी क्रिएट होते हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई कि जो अभी अगर आप S&P 500 देखो, ये जो यूएस का स्टॉक इंडेक्स है, तो उसमें वेट ऑफ टेक्नोलॉजी कंपनीज रफली 20% 22% के आसपास, जो पिछले 10 सालों में बहुत ज़्यादा ग्रो करा है। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी कंपनी बड़ी होती चली जा रही है, उनको बाइफरकेट करना बहुत मुश्किल है, उनको रेगुलेट करना बहुत मुश्किल है। आपने अक्सर सुना होगा कि मार्क ज़करबर्ग को सेनेट के सामने बुलाया जाता है, बेजोस को बुलाया जाता है। आपने कभी सुना है कि एचयूएल के सीईओ को बुलाया जाता है सेनेट के सामने? बहुत रेयरली होता है, राइट? वाई? बिकॉज ये कंपनीज बहुत ज़्यादा पावर गेन कर रही हैं बाय डिज़ाइन, राइट? एंड ये करती ही चली जाएंगी। दैट इज़ माई हाइपोथेसिस, अगेन आई कैन बी रॉन्ग, बट मैं ये बोलूँगा कि टेक एक ऐसा सेक्टर है दैट एनीथिंग दैट कैन बी डिजिटाइज विल बी डिजिटाइज्ड एट सम स्टेज, इंक्लूडिंग ट्रेडिशनल कंपनीज, राइट? सो आपको ये नज़र तो बनाए रखनी पड़ेगी। बहुत सारे ट्रेडिशनल बिजनेसेस होते हैं, राइट? फॉर एग्जांपल अगर आपने कैमरा कंपनी के बारे में सुना होगा कि कोडेक थी, राइट? अगर आप उसका कैश फ्लो देखोगे, प्रॉफिट देखोगे, रेवेन्यू ग्रोथ देखोगे, और उस हिसाब से इन्वेस्ट कर दोगे सारा का सारा पैसा कि यार वो तो हमेशा बढ़ी है, हमेशा बढ़ती चली जाएगी, वो डिसरप्ट हो गई ना 2-3 सालों में ही, राइट? सो बिजनेसेस डिसरप्ट होते हैं, तो आपको इंडस्ट्री ऐसी पिक करनी चाहिए जो डिसरप्ट करने की क्षमता रखती हो, एंड टेक बिकम्स वन ऑफ that industry which will disrupt literally everything. And मेरे हिसाब से, right, I mean if I apply the theory of monopoly, then I would say that something like Amazon, Apple, Google, these are very big giant players. जैसे Web3 की काफ़ी बात होती है, तो आपको लगता है कि Amazon, Google, Microsoft ये सब कंपनियां नहीं आएंगी Web3 में?
दे आर वेरी वेल इक्विप्ड टू लेवरेज दैट। उनके पास सारे बहुत अच्छे एक्सेस टू इंजीनियर्स हैं। इंजीनियर्स जो काम करना चाहते हैं उनको अगर माइक्रोसॉफ्ट 1 करोड़ का ऑफर दे, विजा एक स्टार्टअप 1 करोड़ का ऑफर दे, आप बताइए मुझे कहाँ पे जाएंगे मेजोरिटी ऑफ इंजीनियर्स? माइक्रोसॉफ्ट के पास जाएंगे। राइट। तो उनके पास एक हाइपर कंपेरेटिव एडवांटेज होता है। तो मेरे हिसाब से टेक एक ऐसा एरिया है विच आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट। ये सब चीज़ों को डिस्टर्ब करेगा वन वे और दी अदर। तो आपको नज़र एटलीस्ट 5-7 सालों तक तो इस पर बना के रखनी चाहिए। राइट, राइट। अच्छा, आपने एक डेट वाली जो बात बताई थी, मैं अपने व्यूवर्स के लिए एक बात बताना चाहूँगा कि डेट किसी कंपनी के पास है या नहीं, ये बहुत आसानी से आप लोग जान सकते हैं। डेट इक्विटी रेशियो के बारे में जान के उसके लिए हम लोग अपने चैनल पे अलग से एक वीडियो भी अपलोड कर देंगे, पहले भी कर रखी होंगी, वो आप देख सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट सलाह इस समय जो भी चल रहा है उसको आप लोग हमेशा ध्यान में रखें, और उसको ध्यान में रखते हुए लो डेट वाली कंपनीज़ को ही आप चूज़ करें आज के माहौल में। ग्रेट, बहुत बढ़िया। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और वो थोड़ा सा पर्सनल लाइफ की तरफ भी है आपकी, और ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी है कि आज का हर कोई चाहता है कि जल्दी से जल्दी अपनी जॉब छोड़े, अपने टर्म्स पे ज़िंदगी जिए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बने। फायर का कॉन्सेप्ट आपने बहुत बार डिस्कस किया है, और हर कोई चाहता है कि भाई मेरा अपनी ज़िंदगी पे पूरा कंट्रोल हो। और आपने ऐसा किया भी है कि अपनी कॉर्पोरेट जॉब को छोड़ के जो है आप सीधा सीधा अपने एंटरप्रेन्योरशिप में या अपनी प्रोफेशनल लाइफ को अपने डिफरेंट तरीके से शुरू किया। तो क्या थॉट्स थे माइंड में उस समय आपके, और क्या क्या चीज़ें आपने चेक करी थी? स्पेसिफिकली बैंक बैलेंस चेक किया था या कुछ और चीज़ें थी जो आपने चेक करी थी इस तरह की लाइफ शुरू करने से पहले? अच्छा, सो आई थिंक सबसे प्राइमरी चीज़ जो मैंने चेक करी थी वो ऐसा नहीं कि मैंने तैश में आके नौकरी छोड़ दी कि मैं गया अपने एचआर के साथ अपना लैपटॉप फेंका, राइट, बस हो गया, राइट। सो नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मेरे पास नेक्स्ट डे से कुछ काम करने के लिए एक कॉन्क्रीट प्लान था। तो मैं एक ऑलरेडी पैरेलल बिजनेस बना रहा था जब मैं नौकरी कर रहा था, उसके साथ साथ उससे रिलेटेड मेरे पास क्लाइंट्स भी थे, राइट। एंड ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा बिजनेस था उस पॉइंट पे, लेकिन मेरे को एक क्लैरिटी थी कि यार मैं नौकरी छोड़ूंगा तो नेक्स्ट डे से मैं काम करना शुरू कर सकता हूँ, राइट। सो मैं अपना टाइम किल नहीं कर रहा था। तो आई हैड अ वेरी स्पेसिफिक प्लान एंड दैट वाज वन ऑफ द रीजंस वाई कि मैंने अपनी जॉब छोड़ी। दूसरी चीज़ ये कि मैं कंसल्टिंग में था, तो ऑलरेडी पैसा आपको ठीक ठाक मिलता है। मैंने इंडिया से बाहर भी काम किया था, तो आपकी सेविंग्स अच्छी खासी हो जाती है, तो उसकी वजह से कुशन मिल जाता है। तो दिस वॉज द सेकंड रीज़न। तीसरा ये कि अब तो होड़ मच गई है, राइट। आई मीन फॉर एग्जाम्पल नौकरी छोड़ने की, राइट। एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव नाउ कंट्रीब्यूटेड। इट इज़ बीइंग टर्म्ड कूल, नौकरी छोड़ना। हाँ, पहले तो मम्मी आप से डिस्कस करना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था। आज तो आप बहुत सारे लोगों के वीडियोस दिखा देते हो, राइट। मम्मी आप कि इसने भी छोड़ दिया, उसने भी छोड़ दिया, तो मैं भी छोड़ देता हूँ, ठीक। तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। लेकिन मैं बोलूँगा ये कि हर चीज़ की साइकिल आती है, राइट। सो अब जैसे जैसे इकोनॉमी श्रिंक होगी, जैसे जैसे पैसा कमाना मुश्किल होगा एक श्रिंकिंग इकोनॉमी में, वैसे वैसे इस ट्रेंड पे भी इम्पैक्ट आएगा। ये अच्छा ट्रेंड है मेरे हिसाब से, इस ट्रेंड में कोई खामी नहीं है। आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आप फाइनेंशियली जल्दी इंडिपेंडेंट हो, पैसे के बारे में आप कंट्रोल रखो, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी हो कि आप जो काम करना चाहते हो वो आपको करने को मिले। लेकिन इतना आसान भी नहीं है, राइट। फॉर एग्जाम्पल कई लोग सोचते हैं कि यार यूट्यूब पे है ही क्या, राइट, कि आओ कैमरे के सामने 10-15 मिनट बोलो, चले जाओ, हो गया, मिलियनेयर बिलियनेयर बन जाओगे, राइट। आई मीन इट्स नॉट सिंपल। हाँ, क्योंकि फंडामेंटल सब चीज़ों के सेम होते हैं, राइट। जैसे क्रिकेट भारत में बहुत सारे बच्चे खेलते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल मेरे हिसाब से करीब करीब 10-15 लाख बच्चे खेलते होंगे, लेकिन उसमें से पैसा कितना कमा पाते हैं जो क्रिकेट खेलते हैं? हार्डली आप उन लोगों को, मेरे ख्याल में 1000 भी नहीं होंगे, राइट, जो क्रिकेट से पैसा कमाते होंगे इंडिया में क्रिकेट Right. खेल, राइट। सो दैट विल बी, Right. दैट इज़ द रियलिटी। सो ये रियलिटी सारे जॉब्स में होती है। कि सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि कंटेंट क्रिएशन बहुत अच्छा है, राइट, बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, राइट, एंड अपना हेज फंड बनाना बहुत अच्छा है, या फिर घर पे बैठ के वर्क फ्रॉम होम इकोनॉमी भी बहुत अच्छी है। लेकिन सब चीज़ों में कॉम्प्लिकेशन है। मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। ये सब चीज़ों में बहुत मेहनत लगती है, इंक्लूडिंग जॉब करने में, राइट। अगर आप घर से भी कर रहे हो तो उसमें भी बहुत मेहनत लगती है, और अपने खुद के सेट ऑफ चैलेंजेस होते हैं। राइट, राइट। तो बेसिकली अगर मैं अपने व्यूअर्स को आपकी तरफ से इस मुद्दे पे कुछ सलाह देना चाहूँ, तो जो मैं अभी समझ पाया मैं वो बताता हूँ, उसके बाद आप ऐड ऑन कर दीजिएगा। नंबर 1, सबसे पहले देखिए आपके पास और क्या रिसोर्सेज हैं अर्निंग के। बैंक बैलेंस तो देख ही लीजिएगा, लेकिन ये भी सोचिए कि आप जॉब छोड़ने के बाद करने क्या वाले हैं, ऐसा क्या करने वाले हैं जिससे आप आगे अपनी ज़िंदगी जो है वो अच्छे से चला पाएंगे। और जोश में कुछ काम मत कीजिए, जैसे आपने बताया कि ऐसा नहीं कि लैपटॉप जाके दे दिया, कल से नहीं आएगा तेरा भाई, है ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। और क्या इसके अलावा और क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे ऐसे लोगों को जो इस तरह की ज़िंदगी जीना चाह रहे हैं कि ठीक है यार, मैंने 30 साल की उम्र तक जो है काम कर लिया है किसी और के लिए, अब मैं अपनी लाइफ में सेटल होना चाहता हूँ, तो उनको और क्या सजेशन देना चाहेंगे आप? तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपके पास स्किल होनी चाहिए पैसा कमाने की। मेरे हिसाब से वो एक स्किल है, राइट। अगर आप जैसे बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, वो कुछ भी काम करते हैं वो पैसा कमा लेते हैं उससे, राइट। एंड मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत कुछ उन्हें आता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली
हार्ड नॉलेज होते हुए भी वो पैसा नहीं कमा पाते, राइट? सो पैसा कमाना अपने आप में एक अलग स्किल है, राइट? सो मीन दैट इज़ समथिंग जो आपको समझ आनी चाहिए, क्योंकि वो एक जनरलिस्ट स्किल है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी तरीके का बिजनेस रन करते हो, तो आप हो सकता है आप पीएचडी हो, राइट? एंड आपके पास बहुत अच्छी टेक्निकल नॉलेज हो, लेकिन बिजनेस रन करना अगर नहीं आता, आपके पास वो जनरलिस्ट स्किल सेट नहीं है, तो आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे, आपको पैसा कमाना मुश्किल हो जाएगा, राइट? सो मेरे हिसाब से पहला स्टेप ये है कि आपके पास स्किल सेट बहुत सॉलिड होना चाहिए, जिससे कि एंड मनी मेकिंग स्किल सेट उसका एक पार्ट होना चाहिए, दैट्स वन। एग्जैक्टली। सेकंड, आपके पास कॉन्क्रीट प्लान होने चाहिए, सिर्फ एक नहीं, दो या तीन, राइट? नौकरी छोड़ने से पहले कि चलो यार, अगर नौकरी छोड़ी, कुछ नहीं हुआ तो मैं मैथ पढ़ा लूँगा, राइट? एंड मैथ्स पढ़ा लूँगा बच्चों को, मुझे मज़ा आता है मैथ्स पढ़ाने में, तो ठीक है, राइट? दैट्स कूल, नॉट अ प्रॉब्लम देयर, राइट? अगर चलो मेरी मैथ्स की ट्यूशन भी नहीं चली, तो कुछ नहीं, मेरे को वेबसाइट डिज़ाइनिंग आती है या वीडियो एडिटिंग आती है, उससे मैं कुछ कर सकता हूँ, राइट? एंड थर्ड, आपको शर्म नहीं आनी चाहिए वो काम करते हुए, राइट? सो अगर कई सारे अपने ऐसे काम होते हैं, इन द सेंस कि अच्छे काम होते हैं, लेकिन लोग उसको ऐसे ऐसे प्राइड की फीलिंग की तरह नहीं देखते, राइट? सो दैट इज समथिंग दैट उस काम में आप फिर एक्सेल नहीं कर पाओगे, राइट? आई मीन हमेशा काम कोई भी छोटा नहीं होता, आप उसको कितनी मेहनत से कर रहे हो, कितनी शिद्दत से कर रहे हो, कितने कितने सिंसियरली कर रहे हो, दैट इज व्हाट द पॉइंट इज, राइट? सो आई थिंक आपका एटीट्यूड ठीक हो, आपको पास स्किल्स हो, जेन्युइन स्किल्स हो, राइट? एंड आप अगर आपके पास प्लान हो तो आप आराम से एग्जीक्यूट कर लोगे। राइट। तो स्किल्स आपके पास होने चाहिए, साथ साथ में दी एबिलिटी टू मोनेटाइज दो स्किल्स, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज वो काम नहीं आएंगे स्किल्स आपके। बहुत ही बढ़िया आपने एग्जांपल्स दिए अक्षत, कमाल की बात है। अच्छा, मेरे के पास दो तीन बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हाँ, कुछ बोल रहे थे अक्षत आप शायद। एटीट्यूड, आई थिंक एटीट्यूड Attitude. इम्पोर्टेंट चीज़ है। राइट राइट राइट। मेरे पास एक दो क्वेश्चंस और हैं आपके पास। तो अक्षत से अगर हम बोलें कि अक्षत अब एक ही चूज़ कर सकते हो आप, या तो आप ट्रेडर बनोगे या इन्वेस्टर बनोगे, तो क्या करना चाहेंगे अक्षत? नहीं, मैं इन्वेस्ट ही करता हूँ, मैं ट्रेड नहीं करता। ट्रेड ये है कि मौके पे चौका मारने वाली चीज़ होती है कि अगर आपके पास मौका अच्छा है तो डेफिनेटली ट्रेड कर लो यार। इट डजंट मेक सेंस, राइट? या तो वो मैं उस चीज़ में बोलूँगा, लेकिन मैं इन्वेस्टर ही हूँ प्राइमरीली। कॉन्फिडेंस रहता है अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल यार, आपने मान लो अगर जैसे कुछ टाइम तक पहले, जैसे मैं HUL इज़ वन ऑफ माय फेवरेट कंपनीज, जिसमें मैं इन्वेस्ट करता हूँ। बहुत सारी अलग कंपनीज भी हैं, मैं HUL का एग्जांपल इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि मैं अपने यूट्यूब चैनल पे भी काफ़ी बार बोल चुका हूँ। तो HUL जैसे मैंने नवंबर दिसंबर में कुछ वीडियो बनाए होंगे, राइट? बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्ट किया, राइट? एंड फिर मार्केट पूरा का पूरा नीचे गिरने लग गया अगले 6 महीने तक, बहुत सारे लोग पैनिक कर गए। अभी आप देखोगे तो HUL का लास्ट 6 महीने का लॉस इज़ लेस देन निफ्टी का लॉस, राइट? वो उसी रेंज में घूमता रहता है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि कल को गिर नहीं सकता, ऑफ कोर्स गिर सकता है, लेकिन बॉटम लाइन है कि आप जब आप इन्वेस्ट कर रहे होते हो तो आपको कॉन्फिडेंस होता है चीज़ों पे, तभी आप इन्वेस्ट कर रहे होते हो। ख़राब चीज़ किसी भी कंपनी के साथ हो सकती है, जैसे कई बार आपको नहीं पता चलता मैनेजमेंट का कि मैनेजमेंट क्लीन है कि नहीं। आप हिस्टोरिक परफॉर्मेंस इज़ नॉट द इंडिकेटर कि फ्यूचर में भी परफॉर्मेंस ये रहेगी उस चीज़ की, राइट? एग्जैक्टली। बाय दैट लॉजिक किसी भी क्रिकेटर को तो रिटायर होने ही नहीं चाहिए था क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, राइट? लेकिन बड़े बड़े दिग्गज भी रिटायर होते हैं ना एट सर्टन स्टेज राइट 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 दैट्स द व्यू पॉइंट देयर। इसलिए मैं इन्वेस्टर हूँ, ना कि ट्रेडर। राइट। ग्रेट। अच्छा, तो ये आपने बता दिया कि भाई अगर इनहेरेंटली मुझे मौका मिले तो मैं इन्वेस्टर बना रहना चाहूँगा। ट्रेडिंग तो मौका मिलता है तो उस पर हम जो है वो चौका मार के थोड़ा बहुत पैसा जो है वो अर्न कर लेते हैं। ग्रेट। एक ना बहुत ज़्यादा एक रेशियो चलता है मार्केट में जब भी हम स्टॉक्स की वैल्यूएशन की बात करते हैं या बाय करने की बात करते हैं, और आप उसके, मुझे लगता है जो आपके ट्वीट्स वगैरह मैं थोड़े बहुत देख पाया जो हमारी टीम ने इकट्ठे करे, उसमें मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा उसके अगेंस्ट रहते हैं, उससे आप हमेशा ओवर रेटेड बताते हैं। आई होप आप समझ गए किस तरफ जो है मेरा इशारा है। पी रेशियो, तो पी रेशियो क्यों आपको इतना ओवर रेटेड लगता है, और इसके अलावा और कौन सा ऐसा रेशियो जो अपने इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए? एक तो मोस्टली सारे रेशियोज़ की प्रॉब्लम ये है कि वो हिस्टोरिक परफॉर्मेंस बताते हैं, वो फ्यूचर परफॉर्मेंस नहीं बताते, और अपन इन्वेस्ट कर रहे होते हैं आज कल के लिए, राइट? सो दैट इज़ द प्राइमरी प्रॉब्लम कि आप अकाउंटिंग देख के आप ये हिसाब लगाना चाहते हो कि यार मैंने किसी खिलाड़ी के स्टार्ट्स देख लिया और मैं उस खिलाड़ी पे बेट करूँगा हाइपोथेटिकली क्योंकि उसके पुराने स्टार्ट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो आज कैसा खेलेगा, इट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स, राइट? सो दिस इज़ ओवरऑल जनरल प्रॉब्लम विथ रेशियोज, सो टू से। इसका ये मतलब नहीं है कि सारे रेशियोज़ ख़राब हैं। मेरे हिसाब से डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत यूज़फुल रेशियो है, क्योंकि उससे आपको इमीडिएटली पता चल जाता है कि कितनी प्रॉब्लम्स आगे जाके कंपनी के लिए आने वाली। मेरे हिसाब से डेट टू इक्विटी रेशियो का ये एक प्राइमरी बेनिफिट है कि आपके पास अगर डेट कम है, आपने लोन कम ले रखा है, तो आप लाइफ में बहुत सारे डिसीजंस ले सकते हो, विच इज़ सेंसिबल, राइट? पी रेशियो मुझे पसंद क्यों नहीं है? बिकॉज वो एक अकाउंटिंग रेशियो है विच इंडिकेट्स एंड टॉक्स अबाउट द पास्ट परफॉर्मेंस।
परफॉर्मेंस, प्राइस ठीक एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, उसका हिसाब लगा पाना ही बहुत मुश्किल है। तो उस रेशियो का बेनिफिट मुझे नहीं लगता, राइट, बहुत ज़्यादा एब्सोल्यूट टर्म्स में। लेकिन अगर आप रिलेटिव टर्म्स में बात करो तो मे बी इट्स सेंसिबल, राइट, कि अगर जैसे आप मान लो अगर आप सेम कैटेगरीज की कंपनी है, मान लो अगर आप इन्फोसिस का पी रेशियो कंपेयर करते हो टीसीएस से, और फिर ये पूछते हो सवाल अपने आप से कि यार टीसीएस का पी रेशियो क्यों ज़्यादा दिया गया है, राइट, एंड मान लो अगर पी रेशियो इन्फोसिस का 30 है और टीसीएस को 35 दिया गया है, तो 5 का डिफरेंस क्यों है, वो फिर आप उसमें एक प्रीमियम दोगे उस चीज़ को, देन तब वो सेंसिबल है। लेकिन आप एब्सोल्यूट टर्म्स में अगर देखोगे तो पी रेशियो के हिसाब से जनरली कहा तो ये जाता है कि 30 से नीचे पी रेशियो आ जाए तो खरीद लो, और अगर 30 से ऊपर चला जाए तो बेच दो, राइट। सो मेरे ख्याल में हार्डली ऐसा कोई स्टॉक एग्जिस्ट करता है। और सेम आप एनालिसिस यूज़ कर सकते हो नेस्ले के केस में, कि अगर आप 2010 से नेस्ले का स्टॉक देखो तो मेरे ख्याल में पी रेशियोज का कभी भी 50 60 70 से नीचे नहीं गया। एग्जैक्टली, बाय दैट लॉजिक आपको तो कभी नेस्ले खरीदना ही नहीं चाहिए खरीदना था। नहीं चाहिए, राइट। तो एंड पिछले 10 सालों में एटलीस्ट नेस्ले का स्टॉक 5 या 6 गुना हो चुका है, राइट। सो इसलिए पी रेशियो काम नहीं करता। एक हमने हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन है कि अक्षत कहते हैं कि जी 90% इनकम वो अपनी इन्वेस्ट कर देते हैं, तो ये हर पहली बात तो बताइए ये सही है कि गलत है जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है? नहीं, बिल्कुल, मैं 90% अपनी इनकम इन्वेस्ट करता हूँ, ये एकदम ठीक बात है। राइट, तो हर किसी के लिए मेरे ख्याल से 90% अपनी इनकम इन्वेस्ट कर पाना हम भी समझते हैं कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे केस में क्या परसेंटेज कैसे डिसाइड करें, यार मैं इतनी परसेंट इन्वेस्ट करूँ, सेव करूँ, इतना पैसा मैं खर्च करूँ, कैसे इस चीज़ को आप मैनेज करवाएंगे एक रिटेल इन्वेस्टर को? श्योर। सो मैं थोड़ा सा एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ये 90% जो फिगर आता है वो अब आता है, इट्स नॉट एज इफ कि यार मेरा है ना, जब मैंने 22 साल की उम्र में 21 साल की उम्र में अपनी नौकरी शुरू करी थी तब मैं 90% करता था। इट्स नॉट लाइक दैट, वो ओवर टाइम वहाँ पे पहुँचे हैं, राइट। सो दैट्स वन। एंड वो होता क्यों है, क्योंकि आपका लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये मानो कि आप 21-22 साल की उम्र में 30,000 या 50,000 का एग्जाम्पल लेते हैं तो 50,000 रुपये आप कमाते थे, राइट। फिर धीरे 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 आपकी सैलरी बढ़ी, राइट, एंड उसमें आपके पास चॉइस क्या होती है कि यार हर साल मेरी सैलरी 10% से बढ़ रही है, मैं अपने खर्चे भी 20% से बढ़ा देता हूँ, तो उस हिसाब से आप सेव ही नहीं कर पाओगे कभी भी। वो फिगर आपका कभी भी 20-25% से ज़्यादा नहीं होगा सेविंग्स का, राइट। तो आपका गोल ये होना चाहिए कि आप अपना लाइफ स्टाइल से बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट ना करो, राइट। इसको अपन लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन बोलते हैं। एंड अगर आपने गोल्स इस तरीके से सेट कर लिए कि यार अगर मेरी तनख्वाह 20% से बढ़ी या मुझे दिवाली बोनस मिला तो घर में एक बड़ी गाड़ी आएगी, राइट। आपके पास ऑलरेडी एक गाड़ी होगी लेकिन एक और बड़ी गाड़ी है। अगर मेरे को हेज फंड में मैं काम कर रहा हूँ, राइट, मुझे बोनस मिला 1 करोड़ रुपए का मिलता है बाय द वे, राइट, हेज फंड में काम करो तो अगर आपको इतना बोनस मिला तो मैं यार नया घर खरीद लूँगा, राइट, एक सेकंड होम हो जाएगा मेरा। सो इस हिसाब से आप सेव नहीं कर पाओगे पैसा, राइट। सो दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। सो सिंपल मैसेज ये है कि आप जितना सेव कर सकते हो अपनी अपनी समझ के हिसाब से आप उतना सेव करो, उसको आप इन्वेस्ट करो। अपना लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा मत रखो, क्योंकि लाइफस्टाइल अपग्रेड करना बहुत आसान है लेकिन लाइफस्टाइल को डिग्रेड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, राइट। जैसे मैंने एक थोड़े दिन पहले लिंक्डइन पोस्ट भी लिखा था, राइट, कि आई वुड नॉट, जैसे ये था कि मैं i20 चलाता हूँ, राइट, आई मीन आई कैन बाय मर्सिडीज, राइट, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट मैं i20 इसलिए चलाता हूँ क्योंकि जैसे मेरा बेटा है, राइट, सो ही इज़ 2 years ओल्ड, तो व्हाट मैसेज विल आई बी सेंडिंग हिम, राइट। अगर वो बचपन से ही मर्सिडीज़ में बैठेगा तो ही वुड लूज हिज एबिलिटी 10-12-15 साल की उम्र में कि वो कभी धूप में चल के 2 किलोमीटर भी जा पाए, राइट। सो दैट इज an option that I don't want to give him, right? So therefore living like a frugal lifestyle despite you having the ability to live a slightly more luxurious lifestyle, I would say that आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए। ये बातें जब हम समझाते हैं लोगों को, आप भी समझाते हो, आपको भी ज़रूर इस पे सुनने को मिलता होगा। मैं तो स्टूडेंट्स के सामने जब ये बात करता हूँ अपने, तो बोलते हैं सर फिर ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, कहाँ ले जाओगे इतने पैसे बचा के, और हम इन्जॉय क्यों ना करें अपनी लाइफ को। तो इस पर क्या थॉट्स हैं? वो डिपेंड करता है कि आपको एन्जॉयमेंट किस चीज़ से मिलता है, राइट। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप बिल्कुल ही मतलब कहीं पैसा खर्च नहीं मत करो, राइट, एकदम कंजूस कंजूस टाइप बन जाओ, दैट्स नॉट व्हाट आई एम सेइंग। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम ना अपने आप को मटीरियलिस्टिक गोल से ही डिफाइन करते हैं, राइट, कि अगर हमें बड़ी गाड़ी मिलेगी तो हम खुश होंगे, राइट। कोई गारंटी नहीं, राइट। आई मीन बहुत सारे लोग होते हैं उनके पास ऐसे कोई मटीरियलिस्टिक पोजेशंस नहीं होते, वो बहुत खुश होते हैं, राइट। क्योंकि ये फिर एक एवर एंडिंग रेस हो जाती है, राइट। अभी ना आपने आज मर्सिडीज़ खरीदी, फिर आप फरारी खरीदोगे, मुझे पता भी नहीं कौन सी गाड़ी बेटर है इनमें से, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो हो सकता
सकता है फिर आप फरारी खरीदो, फिर आप लैम्बोर्गिनी खरीदो, फिर आप पता नहीं बुगाटी खरीदो या व्हाटएवर, राइट? सो इसका कोई एंड ही नहीं है। फिर अगर अपने आप को मटेरियलिस्टिक पोजीशन से डिफाइन करने का, तो वो मत करो, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि आप अपने शौक पूरे नहीं करो। फॉर एग्जांपल मुझे घूमने का बहुत शौक है, तो मैं काफ़ी घूमता हूँ आउटसाइड इंडिया, राइट? ठीक-ठाक जगहों पे रहता हूँ, ऐसा नहीं कि यार हमेशा 5 स्टार में ही रहना है टाइप्स। ठीक-ठाक जगहों पे रहता हूँ। मेरे को खाना खाने का बहुत शौक है, राइट? सो जैसे कभी-कभी फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट में भी जाता हूँ, राइट? सो ऑल दैट इज़ फाइन, लेकिन मेरे जो लग्ज़ूरियस स्पेंड होते हैं वो कभी भी मेरी 3 या 4% ऑफ इनकम, ईयरली इनकम से ज़्यादा नहीं होते इन अ ईयर, राइट? सो दैट्स व्हाट आई। क्या बात है, ग्रेट। अच्छा, एक बात मुझे बताइए अक्षत, ये तो सारे लोग कर रहे हैं कि चलो आज की डेट में तो हर कोई जो है, हर कोई तो नहीं, ऑब्वियसली बहुत बड़ा देश है हमारा, लेकिन हाँ जिसको भी पता चलता है वो चुपचाप आता है, इक्विटी में इन्वेस्ट करता है या एसआईपी में करता है। कोई ऐसा नॉन कन्वेंशनल फाइनेंशियल डिसीजन आपने लिया हो जिसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे रहा हो? कोई भी ऐसा डिसीजन आपसे बाई चांस हो गया हो और उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा रहा हो आपकी फाइनेंशियल लाइफ या आपकी वेल्थ के ऊपर? पॉजिटिव या नेगेटिव? दोनों तरफ से बताइए ना, हम तो हर तरह से सीखना चाहते हैं। यार टच वुड अभी तक पॉजिटिव ही रहे हैं, राइट? सो नेगेटिव मुझे ऐसा कुछ ध्यान नहीं आता, क्योंकि मैं बहुत ही एक सिंपल सा रूल ये है कि यार जो बड़े खर्चे होते हैं ना उसको मैं बहुत सोच समझ के, बहुत बार सोच के करता हूँ, राइट? फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे जब मैं 25 साल का था, तब तब मैं एमबीए करने गया था। जब आप विदेश में पढ़ते हो तो थोड़े टाइम बाद आप एमबीए करते हो, तो मेरे जैसे 2 ईयर एमबीए प्रोग्राम से भी एक्सेप्टेंस आ गए थे, बहुत अच्छे अच्छे विदेशी के जो कॉलेज थे, लेकिन उसमें खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। तो मैंने 1 साल वेट किया, फिर मैंने एनसीईआरटी में अप्लाई किया, विच इज़ लाइक अ 10 मंथ प्रोग्राम, जिसमें नौकरियाँ आपको ऑलमोस्ट सेम मिलती है और खर्चा आपका आधा हो जाता है, राइट? सो बड़े डिसीजन लेने से पहले मैं सारे मैथ थोड़ी बिठा लेता हूँ, राइट? अपने सारे ऑप्शन देख लेता हूँ, तो अभी तक वो स्ट्रैटेजी अच्छी रही है, तो इसलिए मैं नेगेटिव ज़्यादा नहीं बोलूँगा। पॉजिटिव डिसीजन आई वुड से कि मेरा विदेश से एमबीए करने वाली चीज़ बेनिफिटेड मी अ लॉट, राइट? तो वो एक पॉजिटिव भी रहा, बिकॉज मुझे एक्सपोजर बहुत मिला, राइट? आई लर्नड अ लॉट, एंड सबसे बड़ी लर्निंग मेरे पास ये रही कि जो भी थॉट प्रोसेस होता है, कुछ भी चीज़ एब्सोल्यूट नहीं होती। हमेशा अपन ये सोचते हैं ना कि एक ऑन ऑफ स्विच होता है किसी भी चीज़ को लेके, कि यार म्यूचुअल फंड ही सही है या म्यूचुअल फंड ही गलत है, राइट? या एसआईपी ही सही है या फिर XYZ एसेट ही सही है, राइट? सो वो सब चीज़ें कुछ नहीं होती मोस्टली लाइफ में। ऑलमोस्ट 99.99% चीज़ों में आंसर कहीं एक स्पेक्ट्रम पे लाई करता है, राइट? हाँ, डिपेंडिंग ऑन अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। सो वो सोचने समझने की शक्ति, वो रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, दैट बिकेम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, जो एक एमबीए ने सिखाई। एक थोड़ी सी बिजनेस नॉलेज भी मिली, तो मेरे हिसाब से मेरा सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट वो था फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव। राइट, ग्रेट। मतलब मैंने ऐसा देखा है कि लोग बाग एजुकेशन को ना बहुत ज़्यादा आज की डेट में सोचते हैं कि बस जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है या इवन एमबीएज़ है उनको बहुत ज़्यादा ना डिग्रेड करके दिखाते हैं कि करना ही नहीं है, ट्रेडिशनल एजुकेशन में ये नहीं सिखाता, वो नहीं सिखाता। बट आई थिंक बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन होता है ट्रेडिशनल एजुकेशन से भी, बाकी चीज़ें हमें खुद से जो है वो सीखनी चाहिए। ग्रेट। अभी एक बहुत बड़ा इवेंट चल रहा है और चलता ही जा रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर, और उसके साथ साथ बहुत सारे इवेंट्स जो जुड़ते जा रहे हैं। वर्ल्ड लेवल की जो घटनाएं हैं वो कुछ बहुत ही अजीब अजीब सी हो रही है, जैसे कि अभी हमने श्रीलंका का जो है पूरा का पूरा क्राइसिस देखा। इवन पाकिस्तान भी मुझे लगता है कि बहुत जल्दी एक बहुत ज़बरदस्त क्राइसिस से गुजरने वाला है या इवन गुजर रहा है। तो इन सब से हम लोग इंडियंस क्या सीख सकते हैं एज अ नॉर्मल पर्सन? व्हाट कैन आई कॉन्ट्रीब्यूट कि भाई मेरी कंट्री इन सब चीज़ों से, देखिए मुझे पता है कि एक इंडिविजुअल से तो नहीं होगा, लेकिन हम सब मिलकर ऐसी क्या कुछ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं कि हमारी कंट्री इन सब से थोड़ी सी बच के चलती रहे? अब ये बहुत कॉम्प्लेक्स सवाल है, राइट? मैं आपको 2-3 इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स देता हूँ। ये होलिस्टिक नहीं होंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे काउंटर आर्ग्यूमेंट्स हमें कमेंट्स में भी मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आप जापान के बारे में अगर आप अभी पढ़ रहे हो, तो जापान में अभी इन्फ्लेशन है 2.1%, उनका टारगेट इन्फ्लेशन होता है 2%, राइट? तब आप बोलोगे कि यार ऐसा क्यों, राइट? हाँ, अब आप जाओ, अगर जापान गए हो, राइट, कभी, एंड या अगर आप जापान जाओगे तो आपको कुछ कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें ऑब्जर्व करने को मिलेंगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप उनके स्टोर में जाओगे, जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं, तो उसमें आपको मात्र एक बॉइल्ड एग मिलेगा, दैट्स इट, राइट? एंड यू कैन बाय दैट, राइट? अगर आप यही एक्सरसाइज यूएस जाके करोगे तो आपको मात्र एक बॉइल्ड एग नहीं मिलेगा किसी यूएस के बड़े स्टोर में, आपको 30-30, 40-40 एग्स की क्रेट मिलेगी, राइट? एक छोटा सा एग्जांपल दिया, लेकिन इट टेल्स यू लाइक अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन हाउ कंज्यूमरिस्टिक माइंडसेट वर्क्स, राइट? जापान इकोनॉमी को लेके इतनी नेगेटिव खबरें चलाई जाती हैं वेस्टर्न मीडिया में कि यार उनका डेट टू जीडीपी रेशो ये है वो है, दैट्स अ सेपरेट डिस्कशन, राइट? उस पर एक अलग पॉडकास्ट कर सकते हैं लिटरली। लेकिन टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हाँ, जापान से हमें बहुत अच्छा लेसन मिलता है, राइट? कि द लेसन इज, जैसे फॉर एग्जांपल उनकी बहुत स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है कि उनकी पॉपुलेशन ओल्ड है, उनका सरकार का खर्चा ओल्ड पॉपुलेशन की वजह से हेल्थ केयर पे बहुत बढ़ता जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन वी कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम अदर कल्चर्स ऑल्सो, एंड अदर कल्चर्स कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम अस ऑल्सो, राइट? सो फ्रॉम आर साइड हमारी एक बहुत
बहुत अच्छी आदत होती थी इंडिया में। फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स हमेशा पैसा पहले सेव करते थे, फिर उसको खर्च करते थे, राइट। एंड अब क्या ट्रेंड चलाया जा रहा है कि यू जस्ट स्पेंड मनी, राइट। पैसा कहाँ से आएगा वो देख लेंगे बाद में, राइट। सो दैट कंज्यूमरिस्टिक ट्रेंड, वी आर मूविंग मोर टुवर्ड्स द यूएस रादर देन बीइंग समवेयर इन इंडिया। मतलब वो सेंट्रिस्ट हमारी फिलोसफी होती थी। एक्सट्रीम लेफ्ट पे आप जापान मान सकते हो, बीच में इंडिया को मान सकते हो, राइट पे आप यूएस मान सकते हो इन कंज्यूमरिस्टिक कल्चर। लेकिन आई होप कि वो मैसेज चला गया, राइट। आई मीन व्हाट आई वांटेड टू से। लास्ट में जाते जाते एक इंटरेस्टिंग बात मेरे पास और है, वो ये है कि एक आपने बहुत पुराने, आपने जो अपनी एक वीडियोस में से एक वीडियो बताया था कि आपके जो बेटे हैं जैन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने उनका नाम आई होप सही ले रहा हूँ, तो आप जैन को एक ट्रेडिशनल स्कूल में ना भेज के होम स्कूलिंग कराएंगे। जी। तो इस पे आपका क्या थॉट था? आपको क्या इसके ऊपर किस तरह से आपके माइंड में आया कि मुझे होम स्कूलिंग करानी, मुझे ट्रेडिशनल स्कूल में नहीं भेजना? इसके आपको क्या इम्प्लीकेशंस लग रहे हैं आने वाले हैं आपके किड की लाइफ पे? अब ये आपने बहुत कॉम्प्लेक्स सवाल पूछा है जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जल्द से जल्द समझा पाऊँ। तो 3-4 एरियाज़ हैं मेरे ख्याल से, सारी चीज़ें इवॉल्व करती हैं एंड स्कूल्स भी इवॉल्व करने चाहिए, राइट। द रेट एट विच स्कूल्स आर इवॉल्विंग, आई एम नॉट हैप्पी विद इट पर्सनली, राइट। सो दैट्स वन, राइट। सेकेंड ये कि जो टेक्नोलॉजी है अब वो काफ़ी वाइडली अवेलेबल है। सो अगर आपके घर पे थोड़ा सा सपोर्ट है, अगर आपके पेरेंट्स, जैसे फॉर एग्जांपल मैं खुद टीचर हूँ एक तरीके से, माई वाइफ इज़ ऑल्सो सॉर्ट ऑफ अ टीचर, राइट। सो आई मीन हम लोग गाइड कर सकते हैं अपने बेटे को, हमारे पास टाइम भी है बिकॉज वी आर वर्किंग फ्रॉम होम, सो टू से। सो इसलिए हमारे लिए आसान हो जाता है। ये हर पेरेंट के लिए मुश्किल, हर पेरेंट के लिए आसान नहीं होगा, राइट। तो मैं वो चीज़ भी समझता हूँ, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है इसलिए हम करना चाहते हैं वो एक्सपेरिमेंट रन, सो टू से, राइट। एंड इसके बहुत सारे डाउन साइड जो बोले जाते हैं वो ये है कि बच्चे की ग्रोथ नहीं होगी, राइट। सोशली ऑकवर्ड हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है, क्योंकि सोशल इंटरेक्शंस के लिए बहुत सारे अदर प्लेटफॉर्म्स भी हैं। फॉर एग्जांपल आप लैंग्वेज लर्निंग क्लास भेज सकते हो, आप स्पोर्ट्स में डाल सकते हो, ग्रुप क्लासेस होती हैं, डांस में डाल सकते हो, किसी आर्ट में डाल सकते हो, म्यूज़िक लेसन्स में डाल सकते हो। तो वो कलेक्टिव ग्रुप लर्निंग बहुत ईजिली आजकल अवेलेबल है सब जगह, राइट। सो वो सब चीज़ें भी करी जा सकती हैं। मेरे हिसाब से जो मेरा बेटा है उसको मैं क्या बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ दे सकता हूँ, वो हर एक पेरेंट का ही गोल होता है, राइट। सो मेरा भी मुझे लगता है कि आई कैन गिव हिम बेटर अपॉर्चुनिटीज़ इफ़ आई होम स्कूल। सो अक्षत, बहुत सारे सवाल पूछे आपसे, अब कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस हो जाएं और आपने जल्दी जल्दी जवाब देना है। मतलब कंडीशन यही है कि आपने बहुत फास्ट जो है जवाब देने हैं। सो माउंटेन्स और बीच? बीच, क्या बात है। क्रिकेट और फुटबॉल? क्रिकेट। अक्षत द इन्वेस्टर और अक्षत द कंटेंट क्रिएटर? इन्वेस्टर। आपके पोर्टफोलियो मान लीजिए कि 2 स्टॉक्स हैं और आपके दोनों फेवरेट स्टॉक हैं जिनके बारे में आप हमेशा बताते भी रहते हैं। एक 30% अप चला गया, एक 30% डाउन चला गया है। अक्षत किसको बाई करेगा? और 30% डाउन। 30% डाउन, क्या बात है। अच्छा, निफ्टी 50 या फिर आपका नैस्डैक, अगर इंडेक्स में जाना पड़ेगा? तो आई वुड से ईदर, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज इंडियन मार्केट यूएस मार्केट से बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड है। ओके। अच्छा, ऐसा मैंने सुना है कि लोग बाग बोलते हैं कि थोड़ा सा डिफरेंट है, बट आपने बताया कि इंटरलिंक्ड है। चलिए अब मुझे बताइए, एक बात मुझे बताइए, एक ऐसा सजेशन, स्टॉक मार्केट सजेशन जो आपको लगता है बहुत ज़्यादा ओवररेटेड है। होल्डिंग फॉर लॉन्ग टर्म और फॉर एवर। ठीक है, अभी वॉरेन बफे फॉलोअर्स कमिंग इन कमेंट्स 1 2 3 स्टार्ट। ओके, कॉलेज की बात आपको क्या लगता है कि एक यंगस्टर को पहले जॉब करके एक्सपीरियंस लेना चाहिए, सीधा बिजनेस में कूद जाना चाहिए? डिपेंड कि आपको स्किल सेट कहाँ से ज़्यादा मिलेगा, राइट। अगर आपको मेंटरिंग की ज़रूरत है तो सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप कॉर्पोरेट करियर पिक करो एंड उसके बाद बिजनेस बिल्ड करो। आप हमेशा, मैं आपके पोस्ट जो देखता हूँ या वीडियोस जो देखता हूँ, उस समय ये भाव पाता हूँ कि कहीं ना कहीं आप दिल्ली से और जो मेट्रो सिटीज़ हैं उनसे बाहर निकलना चाहते हैं। तो कौन सी टॉप 3 सिटीज़ हैं जो आपके टारगेट पे के यार शिफ्ट होता हूँ यहाँ पे? तो गोवा मुझे काफ़ी पसंद है, राइट। सो दैट्स वन। शिफ्ट होने के लिए तो गोवा ही है अभी हाल फिलहाल दिमाग में। लेकिन उसके अलावा मुझे बहुत सारी, केरला मुझे बहुत पसंद है पूरा का पूरा, राइट। सो आई लव स्पेंडिंग टाइम देयर। इसके अलावा हिमाचल मुझे बहुत पसंद है। तो आई थिंक दीज वुड बी लाइक माई 3 एरियाज। अब इसमें स्पेसिफिक सिटी नहीं बता पाऊंगा इन दो स्टेट्स में। राइट, ग्रेट अक्षत, थैंक यू वेरी मच। एंड उम्मीद करता हूँ कि आपसे हमारे व्यूअर्स ने, हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स ने, लेमैन ने बहुत कुछ सीखा, और ऐसे ही हमें सिखाते रहिए, मुस्कराते रहिए।
तो दोस्तों आज का हमारा एपिसोड काफी खास था। आज हम लोगों ने बहुत सारी बातें सीखी और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन अगर आप लेना चाहते हैं तो मैं आपके लिए बना रहा हूं ये पूरा का पूरा कंक्लूजन। आप इस कंक्लूजन को देख के जो है इस पूरे एपिसोड का रस जो है वो पा सकते हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया इस एपिसोड में वो अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है, ताकि हम वैसा ही कंटेंट आपके लिए और बना सकें। सबसे पहले हमने आज ये सीखा कि मार्केट में अगर गिरावट हो रही है तो ठीक है, वो होगी, वो नेचुरल है और हमें उससे बिल्कुल भी निराश जो है वो नहीं होना चाहिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो अक्षत से हमारी हुई वो इस बारे में हुई कि अगर मार्केट ग्रोथ फेज में है, यानी अगर मार्केट बहुत बढ़ रही है तो आपको अपने प्रॉफिट्स जो है वो बुक करते रहने चाहिए। और जब मार्केट गिर रही हो तो स्टैगर्ड फॉर्म में, यानी कि टुकड़ों टुकड़ों में धीरे धीरे बाय करते रहें, ऑल इन ना जाएं। हमें मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स पे ध्यान देना चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली अपने पोर्टफोलियो को एडजस्ट करना चाहिए। ऐसा इसलिए जो लॉजिक हमें दिया गया अक्षत के द्वारा वो ये था कि मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स जो है ना वो सबके लिए एक समान चलते हैं, लेकिन जो और बहुत सारे कंपनी रिलेटेड या फिर जो बहुत छोटे फैक्टर्स होते हैं उन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है। वहाँ पे बड़े इन्वेस्टर्स के पास जो है वो इन्फॉर्मेशन एडवांटेज होती है, हम उनसे कॉम्पीट नहीं कर सकते। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स ऐसे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स ऐसे हैं जिसपे किसी का भी कोई एज सच कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं है, वो सबके पास बराबर तरीके से पहुंचता है। उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन होती है और आप और मैं और हर कोई उसको यूटिलाइज करके अपने पोर्टफोलियो को एडजस्ट कर सकता है। मार्केट से हटके हमने एक बात और सीखी और वो ये थी कि अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं अपनी जॉब छोड़ के कुछ और नया शुरू करने का, तो ये बहुत ही क्रिटिकल डिसीजन है आपके लाइफ का और आपको बहुत सोच समझ के ये डिसीजन लेना चाहिए, बहुत सारी प्लानिंग करके और बहुत सारे अपने डिफरेंट रिसोर्सेज आपको ध्यान में रख के जो है ये डिसीजन लेना चाहिए। और एक कॉमन बात जो ऑलमोस्ट आपको मार्केट की बात ग्रो के साथ के हर एपिसोड में दिख जाएगी वो यही है कि आपने अपनी लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, आपने अपने खर्चों को कंट्रोल करना है, आपने मटीरियलिस्टिक चीज़ों से ज़्यादा ध्यान या फिर ज़्यादा इंजॉय जो है वो एक्सपीरियंसेस को करना है। आई होप गाइज आपने एपिसोड एंजॉय किया। तो मिलते हैं हम आपसे अगले हफ्ते, और अगले हफ्ते हम लोग होंगे एक और एक्सपर्ट के साथ, करेंगे मार्केट की बात, वो भी ग्रो के साथ, राइट। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.